Hello everyone, I'm Kripasankar Pandey and you are watching Legal Narrative. In this session, we are going to solve the MCQs of the Transfer of Property Act 1882, which is going to be beneficial for any competitive examination related to law, whether it is judicial service examination or any law entrance examination, including Allahabad University LLM entrance examination. So, let's start. आज का हमारा जो टेस्ट है ये पूरे टीपीए का है, जिसमें हम सारे चैप्टर को 1 बाय 1 डील करेंगे और आप लोगों को बहुत डिलीजेंटली आंसर करना है, राइट। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है ये, और आप लोगों को बताना है कि ये किस चैप्टर से है। कितने चैप्टर हैं कुल मिला के? 8 चैप्टर हैं पूरे टीपीए में, ओके। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम आर मेंशन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। किस सेक्शन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्शनेबल क्लेम की बात की गई है? गिवन आंसर में से बिल्कुल सही, सबका सही है, सेक्शन 130। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर्ड बाई। एक्शनेबल क्लेम पहले सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से चैप्टर में। एन एक्शनेबल क्लेम कैन बी ट्रांसफर्ड बाई, कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है? When instrument in writing signed by the transferor, बिल्कुल सही, A is the right answer. An actionable claim can be transferred by an instrument in writing signed by the transferor. Okay. Next question. It is mandatory that transfer of an actionable claim can be effected only by an instrument in writing, but it does not have effect on. किस चीज़ पे इसका इफेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे इसका इफेक्ट नहीं होगा। ए इज़ द राइट आंसर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्शनेबल क्लेम मीन्स। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है बताइए? एक्शनेबल क्लेम का मतलब सेक्शन 3 में आपको समझाया जा चुका है, क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया गया था कि नहीं बताया गया? सब लोग बताओ। बिल्कुल, एक्शनेबल क्लेम का मतलब अ क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेट भी होता है एंड अ क्लेम टू अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। दोनों रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम। इनमें से कौन सा एक्शनेबल क्लेम नहीं है? बिल्कुल, मीन प्रॉफिट। इसको मेसने प्रॉफिट नहीं कहते, मीन प्रॉफिट कहते हैं। MES यानी मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत निधि लिमिटेड वर्सेस तखतमल AIR 1969 इज रिलेटेड टू। किस चीज से रिलेटेड है बताओ? बिल्कुल, एक्शनेबल क्लेम सेक्शन 30 से रिलेटेड है। भारत निधि लिमिटेड वर्सेस तखतमल, एक्शनेबल क्लेम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज एक्शनेबल क्लेम। इनमें से कौन सा है जो एक्शनेबल क्लेम की तरह से रिकॉग्नाइज किया गया है? बिल्कुल सही, सबका सही है। एरियर्स ऑफ रेंट, एरियर्स ऑफ रेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्शनेबल क्लेम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल क्लेम। इनमें से कौन सा एक्शनेबल क्लेम है? बिल्कुल सही, डेफिनेशन से ही है, अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सी इज द राइट आंसर। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो एक्शनेबल क्लेम है उसमें अनसिक्योर्ड डेट होते हैं। कैसे डेट होते हैं? अनसिक्योर्ड डेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैप्टर 8 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रिलेटिंग टू ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन है हमारा पहला, दिस चैप्टर अप्लाइज टू इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर फॉर द टाइम बीइंग बाई लॉ और कस्टम निगोशिएबल। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे लागू नहीं होता है, तो ये पहला वाला ही स्टेटमेंट हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इनमें से हमें बताना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत एक्शनेबल क्लेम कौन सा नहीं है, बताओ। बिल्कुल सही, राइट टू क्लेम डिक्रीटल सम इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम।
right to claim decretal sum is not an actionable claim. B is the right answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. फिर बताना है हमें कौन सा एक्शनेबल क्लेम नहीं है. बिल्कुल, अ क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. फिर हमें बताना है एक्शनेबल क्लेम क्या नहीं है. ये पहचानने को बहुत आता है, आप लोग एकदम से तैयार हो जाइए. इसीलिए आपको आज फुल लेंथ टेस्ट कराया जा रहा है एक तरह से. किसका? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, जिसमें सारे चैप्टर को टच किया जाएगा. ओके, आप लोग तैयार हो हमारे साथ? इतनी भी गर्मी नहीं है, पसीना वसीना पोंछ रहे हो सब, ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही हो गया है. ठीक है, घबराना नहीं है, चीर देना है सबको, सबको नहीं मतलब पेपर को. ओके, बी इज़ द राइट आंसर. बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following pair is correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? यूनिवर्सल डोनी सेक्शन 129 इनमें है, सॉरी 128 कैपिटल ए में है नहीं. किस में है? 129 में. 129 में है. चलो जिसमें भी हो. अब मॉर्गेज डेट किस में है? बिल्कुल यही करेक्टली मैच्ड है. मॉर्गेज डेट की बात की गई है किसमें? सेक्शन 134 में मॉर्गेज डेट की बात की गई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में बी ट्रांसफर्ड. कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है? मैं राइट टू स्यू को, कि राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस को, कि एन इजमेंट्री राइट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज की एक्शनेबल क्लेम. तो ऊपर के जो 6 हैं ये एक्सेप्शन में दिए हुए हैं. किस सेक्शन में दिए हुए हैं? एक्सेप्शन में सेक्शन 6 में दिए हुए हैं कि दे आर नॉट ट्रांसफरेबल. दे आर नॉट ट्रांसफरेबल. और कौन सा ट्रांसफरेबल है? एक्शनेबल क्लेम इज ट्रांसफरेबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट सेल एंड परचेज एन एक्शनेबल क्लेम. कौन एक्शनेबल क्लेम को सेल और परचेज नहीं कर सकता? जज, लीगल प्रैक्टिशनर की जुडिशियल ऑफिसर की ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. इन सब में से कोई भी सेल और परचेज नहीं कर सकता. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैव बीन एक्सक्लूडेड बाय एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 137 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882. कौन से को एक्सक्लूड किया गया है? शेयर्स ओनली, कि बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली, कि बोथ? बताओ. बोथ. सी इज द राइट आंसर. शेयर्स को भी एक्सक्लूड किया गया 137 से और बिल ऑफ एक्सचेंज को भी एक्सक्लूड किया गया. ओके, सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मैच करना है कि कौन सी डॉक्ट्रिन कौन से सेक्शन में है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किस सेक्शन में? चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है मैंने आप लोगों को. बताओ. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज इन 35. बिल्कुल सही. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इज इन सेक्शन 35. सब्रोगेशन किस में है? सब्रोगेशन का मीनिंग भी हमने समझाया था क्लास में. सब्रोगेशन की मीनिंग क्या है बताओ? किस में दी हुई है? 92 में दी हुई है. बिल्कुल सही, सबका सही है, बिल्कुल सही है. और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर सेक्शन 116 में दी हुई है. डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर सेक्शन 116. ओके, अ वेवर ऑफ फॉरफीचर सेक्शन 112 में. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर. ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड. कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर नहीं. मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर्स सेक्शन 56 में. ओके, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? सी इज द राइट आंसर. राइट ऑफ usufructuary mortgager to recover possession section 62. C is the right answer. Okay, next question is doctrine of subrogation किस उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पढ़ लेते हैं. मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer by using the code given below. जो कोड दिए हुए उनसे मैच करना है. पहले इधर मैच करना है, उधर मैच करना है. ठीक है, तो इसमें हम लोग ट्रिक लगाते हैं जो हमने आपको क्लास में ट्रिक समझाई थी. मान लीजिए कि आपको नहीं पता है कि कौन सा किस सेक्शन में है, तो आप क्या करोगे?
आप मैच करोगे डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन, तो मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया है, तो आपको तो ये तो याद होना चाहिए था। तो ए को मैच कराओ किससे, ए को 1 से मैच कराओगे, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 92 में है, ठीक है। अब ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन में देखो ए को 1 से कहाँ कहाँ किस किस ऑप्शन में मैच कराया गया, तो ऑप्शन ए में मैच कराया गया, ऑप्शन सी में मैच कराया गया, तो हमारा बी और डी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, हो गया ना। अब इन तीनों में से जो बचे हुए, जैसे रूल अगेंस्ट परपेचुटी या इन सब में से किसी एक को और पकड़ो। रूल अगेंस्ट परपेचुटी को भी हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ट्रिक बताते टाइम हम एक बात बताया कर रहे थे कि आप लीगल नैरेटिव के छात्र हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको एकदम नॉलेज ना हो, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा नॉलेज लगाओ और पकड़ो। रूल ऑफ परपेचुटी किस सेक्शन में है, बिल्कुल रूल अगेंस्ट परपेचुटी सेक्शन 14 में है। अब मैच कराओ, बी को 2 से किस उसमें ऑप्शन में मैच कराया गया है, ए में कि सी में, क्योंकि ए और सी ही बचे थे और बाकी एलिमिनेट हो गए थे, तो ए में मैच कराया गया है, ठीक है। रूल अगेंस्ट परपेचुटी को ए में मैच कराया गया, तो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, बाकी का ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं कौन किस उससे मैच कर रहा है। लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 43 में है, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्युमुलेशन सेक्शन 17 में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच ऑफ द ट्रांजैक्शन नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड, किस उससे कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर, लाइसेंस से कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई। तो सब लोग जो भी ट्रिक्स बताई गई हैं क्लास में, उन ट्रिक्स को भी अपनाओगे। हमने उसका वीडियो भी उस पर डाल दिया हुआ है, कुछ 20-20 मिनट का है, उसको खूब अच्छे से कई बार देखोगे, 4-5 बार देखोगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा, सी बी लाइसेंस, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डेफिनेशन ऑफ सेल इज कंटेन्ड इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन व्हिच सेक्शन, किस सेक्शन में डेफिनेशन ऑफ सेल प्रोवाइड की गई है। ये चीज़ भी हमने आपको बताया हुआ है, बताया नहीं बताया, बताओ, बताया हुआ है। तो सेक्शन 54 में, सेक्शन 54 में सेल की डेफिनेशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ, किस चीज़ का ट्रांसफर होता है सेल में, सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बिल्कुल सही, सबका सही है, सेल इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सी इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद, किस चीज से डील करता है सेक्शन 54, बताओ, सेल से डील करता है, ए इज द राइट आंसर, सेल से डील करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन is a transfer of ownership in exchange for a price paid or promised or part paid and part promised, तो कौन सा ऐसा ट्रांसफ़र है जो कि ओनरशिप का ट्रांसफ़र करता है, बिल्कुल सही, सबका सही है, सेल इज़ द ट्रांसफ़र, सेल इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल अंडर सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर, किस चीज़ के एक्सचेंज में सेल होती है, बताओ, प्राइस पेड, प्राइस प्रॉमिस टू बी पेड, पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस टू बी पेड, ऑल ऑफ देम, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अ कंट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, बताओ, बिल्कुल सही, कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, okay, D is the right answer. Next question is tangible immovable property of value of this amount or upward can be transferred only by a registered instrument, कितना अमाउंट से के ऊपर की प्रॉपर्टी को सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफर किया जा सकता है, बताओ, बिल्कुल सही, सबका सही आंसर है, 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी को, 100 रुपये या 100 रुपये से ऊपर की प्रॉपर्टी को सिर्फ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफ़र ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ RS 100 कैन बी मेड, कब मेड किया जा सकता है, बताओ, ओनली बाई ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ओनली बाई ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात देखी है, ओके। अगला क्वेश्चन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल का क्या नहीं है? पेमेंट ऑफ प्राइस इन कैश। कैश पेमेंट जरूरी नहीं है, ओके, फिर भी सेल हो जाएगी, बट पार्टीज होना जरूरी है, सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ कन्वेंस भी होना जरूरी है, ओके। तो डी इज द राइट आंसर। कैश पेमेंट जरूरी नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द सेलर इज, सेलर क्या है बताओ? बिल्कुल, एंटाइटल टू रेंट्स एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी द ओनरशिप देयर ऑफ पास्ड बाय द बायर। जब तक बायर को उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती, पास ऑन नहीं हो जाती, तब तक उसके लिए वो क्या है, उसको एंटाइटल्ड है किस चीज़ का? रेंट एंड प्रॉफिट का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर ऑफ इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट राइट ऑफ सेलर एंड बायर आर प्रोवाइडेड अंडर, किस किस उसमें इनको प्रोवाइड किया गया है राइट? बिल्कुल बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। सेक्शन 55 में बात की गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनकरेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट? द लाइबिलिटीज ऑफ द सेलर इज दैट ही इज, बताओ। Not to answer to the best of his information all the relevant question put to him by the buyer in respect of the title. C is the right answer. C is the right answer, okay. Next question, which of the following is not a duty of the seller? Seller की क्या ड्यूटी नहीं है? सेलर की क्या ड्यूटी नहीं, बताओ? बिल्कुल, टू डिस्क्लोज पेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट को डिस्क्लोज करने की कोई भी उसकी जिम्मेदारी, कोई भी उसकी ड्यूटी नहीं है। लेटेंट डिफेक्ट को उजागर करने की उसकी जिम्मेदारी है। पेटेंट डिफेक्ट तो सामने से ऊपर से ही से दिखता है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट? इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर, बताओ। बिल्कुल, टू डिस्क्लोज टू द बायर एंड एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी। नंबर बी, to produce to the buyer on his request for examination all documents of title relating to property, to pay all public charges and rent accrued due in respect of the property up to the date of sale. All of the above, सब correct है। Next question is in which of the following sections of the Transfer of Property Act doctrine of marshalling has been provided? Doctrine of marshalling by subsequent purchaser, या मार्शलिंग की ही सिर्फ बात कर लेते हैं। तो मार्शलिंग किस किस सेक्शन में? चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था क्लास में, सेक्शन 56 और सेक्शन 81 में है। सेक्शन 56 में क्या है? मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर, और सेक्शन 81 में क्या है? मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो ए इज द राइट आंसर, ओके, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? बताओ, अभी चिल्ला के बताया हूँ, सेक्शन 56। बहुत सही मेरे प्यारे बच्चों, बी इज द राइट आंसर, ओके। इन एक्सचेंज अंडर द प्रोविजंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सचेंज में देयर इज कंसिडरेशन, बिल्कुल सही। अब देयर इज नो कंसिडरेशन, ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उसमें भी हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से बदलते हैं, राइट। वन थिंग इज एक्सचेंज फॉर अदर थिंग, ओके। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सचेंज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, किसके इक्विवेलेंट है? बिल्कुल सेल के। सेल में जो कंसिडरेशन होता है वो किस में पेमेंट किया जाता है? मनी में पेमेंट किया जाता है। और एक्सचेंज में उसका पेमेंट कैसे किया जाता है? किसी दूसरी वस्तु को दे करके किया जाता है। सेल इज द राइट आंसर, ओके, सेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram transfers a house worth ₹5 lakh to Syam in lieu of a field worth ₹2 lakh and ₹3 lakh as cash. The transfer each, ये ट्रांसफ़र कैसा है? इज एन एक्सचेंज। देखो, जब किसी चीज़ की डोमिनेंस होती है, अब जैसे खाली एक चीज़ ध्यान रखना, जब सिर्फ और सिर्फ मनी एज ए कंसिडरेशन पे किया जाता है तभी उसको सेल कहेंगे। अभी कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 लाख का था, 3 लाख रुपए पेमेंट दिया गया पैसा, तो 3 लाख ज़्यादा हुआ, 2 लाख थोड़ी ज़्यादा हुआ, तो 3 लाख जब ज़्यादा हुआ तो सेल होना चाहिए, तो एक्सचेंज कैसे कहा जाएगा?
तो ये लाइन सब लोग ज़िंदगी भर याद रखो कि सिर्फ और सिर्फ जब मनी होगा, सिर्फ और सिर्फ जब रुपया होगा, तभी क्या माना जाएगा, वो सेल माना जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई चीज़ और अटैच कर दी गई, जैसे इस केस में क्या अटैच कर दी गई है, प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई, फील्ड खेत अटैच कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा उसका, बताओ? एक्सचेंज ही हो जाएगा। बिल्कुल सही, वो सेल नहीं रह जाएगा। सेल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैसा किस उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही, सिर्फ और सिर्फ मनी में कंसिडरेशन होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर, एन एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोविजन द प्रोविजन एज टू एक्सचेंज ऑफ मनी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। एक्सचेंज ऑफ मनी किस सेक्शन में डील किया गया, बताओ? बताया हुआ है क्लास में, नोट डाउन भी कराया गया था सबको। सेक्शन 121 में, सेक्शन 121 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टॉक्स अबाउट एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी से मनी को बदला जाता है, ये मैंने क्लास में समझाया भी था कि मनी को मनी से कैसे बदला जाएगा, राइट? अगला क्वेश्चन, टू पर्सन्स म्यूचुअली ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर थिंग, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। बिल्कुल एक्सचेंज कहलाता है, वो एक्सचेंज कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिफ्ट ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू लेस देन ₹100 कैन बी मेड अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कैसे उसको किया जा सकता है, बताओ? बिल्कुल, गिफ्ट को बाई ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाई एटलीस्ट 2 विटनेस ही किया जाएगा। ओके, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे होगे बाई वे ऑफ गिफ्ट, तो उसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है और उसमें 2 विटनेसेस की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बाई ए रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाई एटलीस्ट 2 विटनेसेस। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a transfers a house worth 2000 to B and B transfer a field worth 1200 and in additional pay 800 in cash to A, the transfer is, ट्रांसफर का नेचर क्या हो जाएगा, बताओ? बिल्कुल, अभी चिल्ला के बताया था मैंने राम वाले केस में, एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताना मैं नॉट। तो डायरेक्शन फॉर एक्युमुलेशन सेक्शन 17 में है कि नहीं है? बिल्कुल है। मॉर्गेजर्स पावर टू लीज सेक्शन 65 कैटेगरी में है कि नहीं है? बिल्कुल है। ट्रांसफर बाय वन को ओनर है कि नहीं है? बिल्कुल है, सेक्शन 44 में। लेकिन एक्सचेंज ऑफ मनी किस सेक्शन में है? सेक्शन 121 में है, 120 में नहीं है, 121 में, राइट? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ मनी सेक्शन 121 होना चाहिए था, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 120। दिस इज वाई दिस आंसर इज इनकरेक्ट, राइट? डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन। देखो, कंसिडरेशन हर किसी में देना होता है, एक्सेप्ट किस में नहीं देना होता है कंसिडरेशन? गिफ्ट में नहीं देना होता है। तो डी इज द राइट आंसर, गिफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड हैं? बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, सब कुछ इंक्लूडेड है, राइट? C is the right answer. Next question is section 122 of the Transfer of Property Act 1882 deals with which of the following kinds of gift, namely कैसे तरह के गिफ्ट की बात करता है वो? बिल्कुल सही, ट्रांसफर गिफ्ट बाय इंटरव्यूअर्स फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। A is the right answer, gift interviews. Okay, next question, if the donee dies before acceptance of the gift is, गिफ्ट क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी। अगर डोनी मर जाता है तो गिफ्ट वाइड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विटनेसेस आर रिक्वायर्ड इन अ रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड? कितने विटनेस रिक्वायर्ड हैं? 2, बिल्कुल सही, 2 विटनेस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गिफ्ट इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड इज, अनबॉर्न चाइल्ड के फेवर में गिफ्ट क्या है? बिल्कुल वाइड है, वाइड है वो।
क्या है, वाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करता है वो, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट साइंड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ डोनर। नंबर बी, अटेस्टेशन बाई एटलीस्ट 2 विटनेसेस। तो क्या डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, दोनों ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए गिफ्ट। गिफ्ट का एसेंशियल एलिमेंट क्या नहीं है बताओ। बिल्कुल सही, ट्रांसफर मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन, क्योंकि जब कंसिडरेशन हो ही जाएगा भैया तो गिफ्ट रह जाएगी, गिफ्ट नहीं रह जाएगी, वो इधर सेल हो जाएगी या एक्सचेंज हो जाएगी, बट वो गिफ्ट नहीं रह जाएगी। आ गई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केस the donee dies before acceptance of the gift, the said gift under the transfer of property act 1882 is, क्या है, क्या हो गई वो, वाइड हो गई। बिल्कुल, अगर डोनी मर गया क्योंकि जो गिफ्ट है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो कैसी होनी चाहिए, इंटरविवोस होनी चाहिए। इंटरविवोस मतलब होता है फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन को होनी चाहिए, राइट। तो अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड आउट द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट आंसर हमें इसमें से ढूंढ के निकालना है। ओके, तो बताओ क्या होगा हमारा इनकरेक्ट आंसर। गिफ्ट मे बी मेड ओनली ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि गिफ्ट मूवेबल और इमूवेबल दोनों का हो सकता है, ठीक है। गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन, बिल्कुल सही है ये। गिफ्ट शुड बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर, ये भी सही है। इफ डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वाइड, बिल्कुल सही। ये तीनों स्टेटमेंट रट्टा मार के रखना सब लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज, रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है, कि कंपलसरी इन रिलेशन टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कि डिपेंड्स ऑफ द कोर्ट है, बताओ। बिल्कुल सही, कंपलसरी है, दिस इज कंपलसरी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज करेक्ट, बताओ क्या करेक्ट है। बिल्कुल, इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वाइड, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अ गिफ्ट अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, गिफ्ट से के रेस्पेक्ट में क्या सही है बताओ। बिल्कुल, इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वाइड, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द, ये स्टेटमेंट इतना जरूरी है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर गिफ्ट डोनी को दिया गया तो अगर वो मर गया तो उसके बच्चे को मिल जाएगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो मर जाता है बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट तो उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, उसके एयर एंड को नहीं मिलेगा, ओके। वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, और प्रॉपर्टी किसमें, डोनर में ही वेस्टेड रह जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट, क्या इनकरेक्ट है बताओ। इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइंड बाय द डोनर ओनली, यही इनकरेक्ट है, और सब सही है। सब सही वाले को भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ओके। Which one of the following statement is incorrect regarding transfer of immovable property by gift? Instrument must be signed by or on behalf of the donor. Number C, the instrument must be registered होना चाहिए, instrument must be attested by at least 2 witnesses, सब सही है, ओके। B is the right answer इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एज पर सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ए गिफ्ट मीन्स, गिफ्ट का मतलब क्या है। तो गिफ्ट का मतलब, इसमें अगर आपको नहीं भी पता है तो आप वो वाली ट्रिक लगाओगे। मान लो कि आपको नहीं पता है, ट्रिक एक मिनट के लिए मैं थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, ओके। आप ट्रिक लगाओ कि सब अगर बराबर बराबर हैं। देखो, पहला ऑप्शन जो है उस 2 लाइन का है, दूसरा ऑप्शन 2.5 लाइन मान लो, तीसरा ऑप्शन भी 2 लाइन का, चौथा ऑप्शन क्या खूब लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। यानी लॉन्गेस्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। पढ़ देता हूँ एक बार। द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन बाई वन पर्सन कॉल्ड द डोनर
टू अनदर पर्सन कॉल द डोनी। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है डोनर की, डूअर लिख गया है। ओके राइट, सॉरी इसके लिए। कई बार होती है ना मिस्टेक, और मिस्टेक तो आप लोगों को पता है कि किसी से भी हो सकती कि नहीं हो सकती। हाँ, हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। कई बार तो मुझसे गलती से आंसर भी गलत निकल जाते हैं। ओके, तो आप लोग घबराओगे, डांटोगे, चिल्लाओगे मेरे ऊपर कि नहीं चिल्लाओगे बताओ? नहीं चिल्लाओगे, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत प्यार करते हैं मुझसे, कोई मुझ पे नहीं चिल्लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गिफ्ट इज स्टैट्यूटरीली नॉट कंप्लीट अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाय द डोनी। सच एक्सेप्टेंस नीड्स टू बी ऐसा एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? मेड ड्यूरिंग डोनर्स लाइफ टाइम एंड वाइल द डोनर इज स्टिल कैपेबल ऑफ डूइंग गिविंग। ओके, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी गिवन। इमूवेबल प्रॉपर्टी की गिफ्ट कैसे दी जा सकती, कब दी जा सकती है बताओ? बिल्कुल, बाई डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। बाई डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, सी इज द राइट आंसर। C is the right answer, right? Next question is, read the following proposition, find out which is incorrect. क्या incorrect है? बिल्कुल, acceptance is not the pivotal requirement to constitute a valid gift. D is the right answer. D incorrect है। acceptance needs to be there। अगर डोनी मर जाता है पहले ही तो void हो जाएगी, इसलिए एक्सेप्टेंस का होना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी इज। गिफ्ट ऑफ फ्यूचर प्रॉपर्टी की कैसी है बताओ? वाइड है फ्यूचर प्रॉपर्टी। जब तुम्हारे पास बेटा प्रॉपर्टी ही नहीं है तो उसको गिफ्ट कैसे कर दोगे? इंटरव्यू वो होना चाहिए, प्रेजेंट एंड फिक्स्ड प्रॉपर्टी का सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है, ऐसे का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is true with regard to the section 123 of the transfer of property act 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है बताओ? बिल्कुल, इट इज ए सप्लीमेंटल टू सेक्शन 17(1)(a) ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट का सेक्शन 17 क्लास 1 सब क्लास ए कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या मैंडेटरी, और उसी का क्या, उसी के फर्दरेंस में ये बताता है सेक्शन 123 कि ट्रांसफर इज मैंडेटरी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, सेक्शन 17 क्लास 1 सब क्लास ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ गिफ्ट इज मेड ऑफ अ प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन एग्जिस्टेंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिक्लेयर्स इट वाइड। कौन सा इसको डिक्लेयर वाइड करता है? सेक्शन 124। सेक्शन 124 इसको वाइड डिक्लेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अ गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी क्या होगा? गिफ्ट अगर दोनों प्रॉपर्टी को करता है तो क्या कैसा होगा? फ्यूचर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर गिफ्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता तो वो वाइड होगी, और जो वो होगी क्या कहते हैं उसको, जो फिक्स्ड और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होगी उसके लिए क्या होगी? वैलिड होगी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक्स अ गिफ्ट ऑफ Rs 50,000 टू बी ए रिजर्व राइट विद बीज कंसेंट टू टेक बैक एट द प्लीजर 10,000 आउट ऑफ द 50,000। तो क्या एक गिफ्ट कैसी है? गिफ्ट इज वैलिड अप टू 40,000 एंड वाइड ऑफ टेकिंग बैक ऑफ, क्योंकि गिफ्ट को एक बार देने के बाद में उसको क्या वापस नहीं लिया जा सकता। तो जितने पार्ट को वापस लेने की बात कर रहा है एग्रीमेंट में, उतना पार्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा, और बाकी का पार्ट क्या हो रह जाएगा? वैलिड रह जाएगा। तो 50,000 दिया उसने और कह रहा है कि 10,000 रुपये जब मन करेगा वापस ले लूँगा उसके कंसेंट से, तो जितना वापस लेने की बात कर रहा है उतना वाइड हो जाएगा, राइट? तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a deed of gift is executed, attested and delivered to the donee. The donee accepted the gift. Before registration of the deed, the donor seeks to revoke the gift. तो एडवाइस टू द डोनी, सब लोग एडवाइस करो जल्दी जल्दी। बिल्कुल, गिफ्ट इज कंप्लीट, द डीड मे बी रजिस्टर्ड लेटर ऑन। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। गिफ्ट इज कंप्लीट, द डीड मे बी रजिस्टर्ड लेटर ऑन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैप्टर दैट डील्स विद गिफ्ट अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाइज टू, किस पे अप्लाई होता है? डज नॉट अप्लाई टू मोहम्मदन गिफ्ट, मोहम्मदन गिफ्ट पे अप्लाई नहीं होता है। इसको भी हमने लिखवा रखा है, आपको लिखवा रखा है कि नहीं लिखवा रखा है? कमेंट सेक्शन बताओ जल्दी जल्दी। तो बी इज द राइट आंसर। गिफ्ट वाला चैप्टर मोहम्मदन यानी मुसलमानों पर लागू नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेक्शंस डील्स विद द लीज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। लीज से कौन सा डील करता है बताओ? बिल्कुल सही, डी। सेक्शन 105 से 117 तक किससे डील करता है? लीज से डील करता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज अंडर सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 परटेन्स टू, किस चीज से परटेनिंग है वो? बिल्कुल, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से परटेनिंग है, बिल्कुल सही, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से परटेनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हाट इज ट्रांसफर्ड इज दी, क्या ट्रांसफर किया जाता है उसमें? बिल्कुल, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्यू ऑफ सेक्शन 105 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ, किस चीज का ट्रांसफर है बताओ? बिल्कुल, अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ अ प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड और ऑफ मनी, अ शेयर ऑफ क्रॉप सर्विस और एनी अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ट्रांसफर ट्राई टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स, बताओ? लीज, लीज में ऐसा होता है, ओके, लीज में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस इज नोन एज, क्या माना जाता है उसको, क्या कहा जाता है? लीज कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में बी यूज फॉर लीज, कैसी प्रॉपर्टी को लीज के लिए यूज किया जा सकता है बताओ? बिल्कुल, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज टू अ माइनर एज, माइनर को दिया गया लीज कैसा है? वाइड है। लीज टू अ माइनर एज वाइड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज कैन बी मेड, लीज कैसे कब मेड की जा सकती है? फॉर अ सर्टेन पीरियड ओनली, फॉर परपेचुटी ओनली, बताओ? बिल्कुल, बोथ ए एंड बी, दोनों तरीके से लीज की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी, लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैसी होनी चाहिए? फॉर अ लिमिटेड पीरियड, इन परपेचुटी, कैन बी एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द, लिमिटेड पीरियड के लिए भी, परपेचुटी के लिए भी, एंड एक्सप्रेस आर इम्प्लाइड भी, ओके, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the amendment to the transfer of property act 2002 the period within the principal clause of section 106 of the act shall commence from, कब से वो commence करेगा बताओ? बिल्कुल, डेट ऑफ रिसीट और नोटिस, जिस दिन से नोटिस रिसीट की जाएगी, मिलेगी, उसको प्राप्त की जाएगी, उस दिन से वो उसको कमेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the absence of contract for local laws or usage, a lease of immovable property for manufacturing purposes shall be deemed to be, क्या डीम किया जाता है बताओ? A, a lease for year to year, A is the right answer. Next question, in the absence of written contract, a lease of immovable property for the purpose other than the agricultural or manufacturing shall be deemed to be a lease from month to month, terminable by 15 डेज नोटिस, द पीरियड सेल कमेंस फ्रॉम दी, पीरियड कब से कमेंस होगा बताओ? अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, रिसीट ऑफ नोटिस से कमेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड अमेंडमेंट वाज मेड इन द ईयर 2002, किस सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया है 2002 में? बिल्कुल सही, सेक्शन 106 में अमेंडमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 106 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 were substituted by the transfer of property amendment
एक्ट 2002 एंड दिस प्रोविजन केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से इफेक्ट में आया बताओ? ए 31 दिसंबर 2002 से आया, 31 दिसंबर 2002 से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lease of immovable property from year to year is terminable on the part of the lessor or lessee by the notice, कितने दिन की नोटिस देनी चाहिए तब टर्मिनेट हो जाएगी वो? 6 मंथ की एटलीस्ट नोटिस होनी चाहिए। कितने मंथ की? 6 मंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, a lease of immovable property from year to year can be made by, कैसे मेड की जा सकती है बताओ जल्दी से? Only by a registered instrument. D is the right answer. Only by a registered instrument. Next question. Generally, a lease of immovable property for agricultural purposes shall be a lease from. Lease कैसी होगी? Year to year होगी, बिल्कुल सही। Generally, a lease for immovable property for agricultural purposes shall be year to year. Next question. Termination of lease of immovable property shall be in the following manner. कैसे हो जाएगा उसका टर्मिनेशन? भाई रिटर्न नोटिस होनी चाहिए टर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, under transfer of property act in the absence of a contract or local law monthly lease is terminable, कैसे टर्मिनेट की जा सकती है भाई? 15 days notice expiring. ओके, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द प्रोविजन ऑफ मॉर्गेज आर डिफाइंड। प्रोविजन ऑफ मॉर्गेज किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 58 में डिफाइंड है। पढ़ाया गया आपको क्लास में, बताया गया नहीं बताया गया? बताया गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 58 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस। सेक्शन 58 किस चीज़ को डिफाइन करता है? मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, मॉर्गेज मनी, सबको डिफाइन करता है वो। डी इज द राइट आंसर। कोई सिर्फ मॉर्गेज मार के मत चले आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज इज गिवन इन, किस सेक्शन में दी गई है डेफिनेशन मॉर्गेज की? सेक्शन 58 ऑफ द टीपीए में दी गई है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट इन केस ऑफ मॉर्गेज डीड? मॉर्गेज डीड के लिए क्या करेक्ट है बताओ? मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। नंबर बी, इन मॉर्गेज deed ownership is not transferred. Number C, principal amount and interest in is mentioned in the mortgage deed. D, all of the above, all of these. D is the right answer. Next question, is defined as a security for repayment of a loan. क्या किस चीज़ को डिफाइन किया गया है? बिल्कुल B is the right answer. mortgage को, mortgage is defined as a security for repayment of a loan. mortgage is defined as a security for repayment of a loan. B is the right answer. Next question, how many types of mortgages are there in the section 58 of the transfer of property act? बताओ कितने तरीके के mortgage की बात की गई 58 में? बिल्कुल 6 तरीके के mortgage की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 58 के ये ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइंस, किस चीज़ को डिफाइन करता है? सेक्शन 58A बिल्कुल मॉर्गेज, मॉर्गेजर, मॉर्गेज मनी, मॉर्गेज डीड, सब कुछ डिफाइन करता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not an essential element of a mortgage as defined under section 58A of the transfer of property? बताओ बिल्कुल, there must be a promise to the transfer interest. B is the right answer. It is not an essential of section 58A. Next question, in which of the following mortgage the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money? किस उसमें ऐसा बताया गया? बिल्कुल बिल्कुल सही, सबका सही है। सिंपल मॉर्गेज में ऐसा होता है कि पर्सनली बाउंड कर लेता है अपने आप को कि वो पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर पोजीशन ऑफ मॉर्गेज डीड मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज नॉट डिलीवर टू द मॉर्गेजी इट इज कॉल्ड। पोजीशन डिलीवर नहीं किया गया है, वो पर्सनली बाउंड हो गया तो सिंपल मॉर्गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर ए मॉर्गेजी अंडर द सिंपल मॉर्गेज कैन टेक पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी? यस और नो? तो नो, मॉर्गेजी नहीं कर सकता क्योंकि पोजीशन किसके पास रहता है? मॉर्गेजर के पास ही रहता है। सिर्फ क्या होता है, मॉर्गेजर अपने आप को पर्सनली बाउंड कर लेता है क्या? रिपेमेंट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेजेस द मॉर्गेजर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी? बताओ बिल्कुल यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। सी इज द राइट आंसर, यूजुफ्रक्चुअरी मॉर्गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर सिंपल मॉर्गेज मस्ट ऑलवेज बी रजिस्टर्ड? बताओ सिंपल मॉर्गेज को कैसा होना चाहिए? यस, मस्ट ऑलवेज बी रजिस्टर्ड। सिंपल मॉर्गेज मस्ट ऑलवेज बी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सेल accompanied by agreement for reconveyance of property would not constitute mortgage by conditional sale.
दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, किस सेक्शन में बताया गया है सर? 58 में बताया गया। एवरी सेल अकम्पनीड बाई एन एग्रीमेंट फॉर रिकन्वेंस, रिकन्वेंस मतलब वापस लेने के लिए, और प्रॉपर्टी वुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी इज कॉल्ड, जब पोजीशन डिलीवर कर दोगे तो क्या कहलाएगी? यूजुफ्रक्चरी। यूजुफ्रक्चरी मतलब होता है उसके जो फल फूल आ रहे हैं, उसकी लकड़ी या उसका जो कुछ भी है, मतलब उसका लाभांश कह लो या जो भी कह लो, मुझे हिंदी अभी एग्जैक्ट नहीं पता इसकी, लेकिन इतना है कि उससे जो कुछ भी फ़ायदा मिल रहा है उसका कौन फ़ायदा उठाएगा? मॉर्गेजर, सॉरी मॉर्गेजी उठाएगा, राइट, इसलिए उसे यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रिलेट्स टू यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज, बताओ कौन सा प्रोविजन यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज से डील करता है? बिल्कुल सेक्शन 58D, सेक्शन 58D डील करता है किससे? यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, where the mortgager ostensibly sells the mortgaged property on condition that on default of payment of the mortgage money on a certain date the sale shall become absolute is called, क्या कहलाती है वो? बिल्कुल मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल कहलाती है। डी इज द राइट आंसर, मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, where mortgagee is entitled to enjoy the benefit of mortgaged is called mortgaged property in lieu of interest on debt, the mortgage is called, mortgage क्या कहलाएगा? बिल्कुल यूजुफ्रक्चरी। अभी बताया कि लाभ उठाने वाला अगर कोई मॉर्गेज होगा जिसमें मॉर्गेजी लाभ उठा रहा होगा उसे क्या कहेंगे? यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज कहेंगे। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉर्गेजी हैज़ द राइट टू सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, किस उसमें उसको सेल कर सकता है? बिल्कुल इंग्लिश मॉर्गेज में मॉर्गेजी सेल कर सकता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इन ल्यू ऑफ डेट फ्रॉम बी हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ हिज हाउस टू बी with a covenant to the transfer of property in favor of B, but with provision for retransfer in case of repayment of debt. This type of mortgage is known as, ऐसे टाइप के mortgage को क्या कहेंगे? बिल्कुल इंग्लिश मॉर्गेज कहेंगे। ध्यान से पढ़ लो एक बार स्टेटमेंट को फिर से, इसको इंग्लिश मॉर्गेज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज द मॉर्गेजी इज प्लेस्ड इन पोजेशन, ही हैज अ राइट टू रिसीव द रेंट्स एंड अदर प्रॉफिट्स, कब तक? बिल्कुल टिल द मॉर्गेज मनी इज पेड, टिल द मॉर्गेज मनी इज पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर्स पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी authorizing him to retain such possession until payment of the mortgagee money and to receive the rent and profit accruing therefrom, such a mortgage is called, ऐसे mortgage को क्या कहेंगे बताओ? यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज कहेंगे। ए इज द राइट आंसर, यूजुफ्रक्चरी मॉर्गेज, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंग्लिश मॉर्गेज हैज बीन डिफाइंड, इंग्लिश मॉर्गेज किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है बताओ? तो मैंने बताया था आपको ई से इंग्लिश, तो ई से ए इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज विद वैल्यू RS 100 और अबव इज नॉट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल, बताओ? बिल्कुल मॉर्गेज बाई डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड में क्या है? रजिस्ट्रेबल, जरूरी नहीं कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A mortgage by deposit of title deed is also called, क्या कहलाता है वो? इक्विटेबल मॉर्गेज कहलाता है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं, रट्टा मार के रखना। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी केम इनटू फोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस उसमें आएगा बताओ? बिल्कुल सही, 1 जुलाई 1882 को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द ईयर, किस ईयर में इनेक्ट किया गया? बिल्कुल सही, 1882 में इनेक्ट किया गया। आप लोग मुझे पता है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं वो इस चीज़ को सुने कि कल फुल लेंथ टेस्ट होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे, ठीक है? सबको मैंडेटरी है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। हम देखना चाहते हैं कि हमने पढ़ाया है वो आप कुछ रिटेन कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो।
और अगर कहीं पर कमी रह गई है तो हम लोग उस कमी को कैसे दूर करें, ठीक है। तो कल फुल लेंथ टेस्ट होगा सारे सब्जेक्ट का, वीडियो मोड में नहीं, आपको घर बैठे आपके स्क्रीन पर आ जाएगा वो एग्जाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कवर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 किस चीज़ को कवर करता है? बिल्कुल, मूवेबल और रिमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया वाज गवर्न्ड बाई, किससे गवर्न होता था? द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी से गवर्न होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अमेंडमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इन द ईयर 2002 इफेक्टिव फ्रॉम, कब से वो इफेक्ट में आया? 31 दिसंबर 2002 से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूडेड है बताओ? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप, ग्राफ्स, नन ऑफ द अबव, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। which within the meaning of section 3 of the transfer of property the immovable property does not include, क्या क्या इंक्लूड नहीं करती? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास को इंक्लूड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the which is not a immovable property, immovable property कौन सी नहीं है? ग्रोइंग क्रॉप immovable property नहीं है, लीज ऑफ लैंड है, राइट टू वे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। immovable property does not include, क्या इंक्लूड नहीं करती बताओ? बिल्कुल ट्रू है, ये फॉल्स? इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड टिम्बर, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर। ओके, तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास को इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं करती। सेक्शन 3 हमें ये बात बताता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायलेट कंडीशनल ट्रांसफर, वायलेट कंडीशनल ट्रांसफर का एग्जाम्पल कौन सा है बताओ? ए लेट्स फॉर्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही सेल वॉक 100 माइल्स इन एन आवर, तो इसमें जो कंडीशन है क्या है? इम्पॉसिबल है, 1 घंटे में कोई 100 माइल नहीं चल सकता पैदल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रांसफर ऑफ RS 500 टू बी ऑन कंडीशन दैट सी सेल मर्डर सी, मर्डर करना क्या है? एक ऑफेंस है, ये इलीगल है, ठीक है। ट्रांसफर 500 टू हिज नाइस इफ सी विल डिजर्टिंग हस्बैंड इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, और क्या है? और अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी भी है। ए ट्रांसफर RS 500 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही सेल एग्जीक्यूट अ सर्टेन लीज विद इन 3 months आफ्टर एज डेथ, ये क्या है? वायलेट कंडीशनल है, ठीक है। इसमें कुछ भी इलीगल नहीं, और ऊपर वाले में कुछ इलीगल है, कुछ पब्लिक पॉलिसी, कुछ मोरालिटी के खिलाफ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ वायलेट ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 के अंतर्गत कौन सा वायलेट ट्रांसफर है बताओ? बिल्कुल, ए ट्रांसफर 5000 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही सेल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी डी एंड ई डाइज बी मैरिज विद द कंसेंट ऑफ सी एंड डी। सेक्शन 26 कहता है अगर आप सब्सटेंशियली प्रूव मतलब कंडीशन को फॉलो कर लेते हो तो माना जाएगा कि वो कंडीशन फुलफिल हो गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 26 के अगर आप एग्जांपल वगैरह में देखोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, अगर देखना चाहो तो इलस्ट्रेशन जा करके डीपी में देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेक्शन एम्बॉडीज डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रेस, कौन सा सेक्शन है जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रेस इनकलकेट करता है? तो सेक्शन 26। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ ट्रांसफर डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन प्रेसिडेंट द ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन द कंडीशन इज, जब कंडीशन कैसी हो बताओ बताओ? कंडीशन कैसी हो? सब्सटेंशियली फुलफिल्ड हो जाए। अभी जब जो हम पिछले क्वेश्चन देखे थे कि ए बी सी को के उसे करना था, अभी मर गया, सी और डी से कर लिया ऐसे करके, तो वो क्या सब्सटेंशियली फुलफिल मान लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर्स ए फॉर्म टू बी फॉर हिज लाइफ विद अ प्रोवाइजो दैट इन केस बी कट्स डाउन अ सर्टेन वुड द ट्रांसफर सेल सीज टू हैव एनी इफेक्ट। B cuts down the wood, what will be effect of his life interest of form बताओ? लूजेस, वो लूज कर जाएगा उस चीज़ को लूज कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रांसफर 500 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही सेल execute a certain lease within 3 months after age death and if he should neglect to do to C, B dies in his lifetime, क्या होगा इसका आंसर? The deposition in favor of C takes place, A is the right answer। ध्यान से रुक रुक के पढ़ लो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि फास्ट जा रहे हैं हम लोग टेस्ट करते टाइम।
बट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई को है और आज कौन सी जुलाई है, 25 जून है। और अगर हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे बेटा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस सेक्शन में है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन सेक्शन 27 में है। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन सेक्शन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफर 5000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही shall execute a certain lease within 3 months after A's death, and if he should neglect to do so, to C, B dies A's lifetime, which section of the Transfer of Property Act 1882 shall apply in deciding the legal right of C? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन सी, बिल्कुल सेक्शन 27 बात करेगा। अगर वो बीच वाला मर गया तो आगे नेक्स्ट को कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा, सेक्शन 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफर 5000 टू बी ऑन कंडीशन दैट ही shall marry with the consent of C, D and E. B marries without the consent of C, D and E but obtains their consent after the marriage. Has B fulfilled the condition? The answer is no, he has not fulfilled the condition. B is the right answer. Next question, जब पहले कंसेंट लेना था तो पहले ही कंसेंट लेना था, बाद में कंसेंट का कोई सवाल नहीं उठता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 a transfer Rs 5000 to B on a condition that he shall marry with the consent of C, D and E. He dies, B marries with the consent of C and D. क्या होगा? ट्रांसफर क्या है? ट्रांसफर वैलिड है क्योंकि इसमें सब्सटेंशियली फुलफिल किया गया है चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? हो सकता है इसमें आपको ऑप्शन ना दिख रहे हों, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि ऑप्शन इसका बी सही है। ध्यान से पढ़ो आप लोग, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नहीं दिख रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ट्रांसफर्स 5000 to Y on condition that he shall marry with the consent of A, B and C. Y married without the consent of A, B, C but obtains their consent after the marriage. Y has not fulfilled the condition. Y ने fulfill नहीं किया। अगर शादी के पहले कंसेंट लेना था तो लेना था, बाद में ली हो तो उस कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट सेक्शन 30। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन से कौन डील करता है? सेक्शन 53 डील करता है, सेक्शन 35 डील करता है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। आप मेरे प्यारे बच्चे हो, आप समझते हो कि स्लिप ऑफ टंग इज द पॉसिबिलिटी, किसी के साथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following provisions of the transfer of property act provide that a person taking the benefit of instrument must also bear the burden? कौन सा सेक्शन ऐसी बात करता है? सेक्शन 35। नो वन कैन अप्रोवेट एंड रिप्रोवेट एट द सेम टाइम, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज नॉट अलाउड टू अप्रोवेट एंड रिप्रोवेट एट द सेम टाइम, दिस रूल प्रोवाइड्स बेसिस फॉर which of the following? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कम्स अंडर चैप्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ। हाँ अच्छा, चलो बताओ 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 बताओ, देखते हैं बता लेते हो आप लोग कि नहीं बता पाते हो। बिल्कुल सही, सबका सही है, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 में आता है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अंडर सेक्शन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 35 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 इज एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव, सब पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The doctrine of election is applicable to Hindus, Muslims, Christians, all of the above, सब पे अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में बहन बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज दैट अ पर्सन टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट क्या मस्ट बियर द बर्डन ऑल्सो? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन मस्ट बियर द बर्डन ऑल्सो। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन 35, नो वन कैन अप्रोवेट एंड रिप्रोवेट एट द सेम टाइम, तो ए इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। सब लोगों ने बहुत प्यारे हमारे बच्चे हैं, सबने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया, सबका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आप लोग इस टेस्ट को 2-3 बार देख करके फिर एग्ज़ाम में जाओगे और आज रात में 10:30 बजे से 10:30 बजे से कि 10 बजे से 10 बजे से आप लोग क्या करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन का फुल लेंथ टेस्ट उसमें होगा, जिसमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर करना होगा, राइट? तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।
और कल, हाँ कल फुल लेंथ टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट मतलब सारे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खाना वाना अच्छे से खाते रहना, पानी वानी पीते रहना। गुड नाइट, बाय बाय। सॉरी गुड नाइट कह रहा हूँ, अभी तो कितना बज रहा है, 12 भी नहीं बज रहा है। ओके, जाओ आप लोग, ख्याल रखना, बाय बाय।